आप सभी लोग का स्वागत है हमारे लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर के बारे में वही जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, येलो से इंपॉर्टेंट मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके हो सकते हैं उस तरीके के बताएंगे और इसके बाद इसके एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि आप बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं, दूध दही मक्खन जैसी चीज़ें खरीदते हैं, क्या वो शुद्ध है। अगर शुद्ध है तो आप किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि शुद्ध है। अब वैज्ञानिक का अपना मतलब ओवरव्यू है कि वो इस तरीके से शुद्ध बोलते हैं कि उसमें कोई पार्टिकल ना मिले, उस तरीके की शुद्धता को बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ खास नहीं दिया, पर पॉइंट या एक चीज़ यहाँ पे जानने की है कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बनने होते हैं। ये वाली लाइन एक इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, तो इस चीज़ को यहाँ मैंने मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। क्या बोला? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इससे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। हमें पृथक नहीं किया जा सकता ना, तो यहाँ पे भी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिखाया इन लोगों ने। ठीक है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं पे अपना टाइम बचाते बचाते हुए आगे चल रहा हूँ। ठीक है, कि जिससे अपना टाइम बहुत अच्छे से बच जाए। आ जाइए विलन पे। देखो विलन क्या है। विलन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरीके से। नींबू का जल हो गया, हमारा क्या है, नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया आदि विलन के इसके मतलब उदाहरण है। ठीक है, प्राय हम एक ऐसे विलन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं कि ठोस द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु जैसे गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। वायु भी होते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू का स्वाद सदैव नींबू पानी का स्वाद जो जल है उसका स्वाद सदैव समान होता है। हम क्या करते हैं, एक गिलास ले लिया, एक गिलास में मैंने एक नींबू निचोड़ दिया, वो पूरे वाटर में बराबर लेवल पे घुला होगा। ठीक है, तो उसे समांगी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। तो उसी का उदाहरण देते हुए बोल रहा है कि नींबू का जल जो है, नींबू का जल जो है स्वाद में सदैव समान होता है, क्योंकि मिला हुआ है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। देखो, मिश्र धातु वे धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। देखो, वे धातुओं के समांगी मिश्रण जिसे भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं में मिश्रण को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के लिए देंगे तो हम जाएंगे पीतल। तो पीतल में क्या देखते हैं कि पीतल जो होता है उसमें जिंक देखने को मिलता है 30% और कॉपर देखने को मिलता है 70%। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है किसी विलयन को दो भागों में विलायक प्लस विलेय में बांटा गया होता है। ठीक है, ये दो भागों में बांटा जाता है। जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है हमारा,
विलायक, और कम मात्रा में जो होता है वो होता है हमारा विलय। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो उसके ऊपर घुलता है, जो घुलता है मतलब विलय के ऊपर डाला जाता है वो विलय होता है, इतना तो पता है। अब इसके हम लोग किस पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल पे काम करते हैं। देखो, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय और जल विलायक है, सही बात है। अब आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जैसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आयोडीन होगा वो क्या होगा, विलय, और अल्कोहल क्या होगा, हमारा विलायक होगा। ठीक, बात करते हैं हमारा हम जो पीने वाले योग्य है, जो सोडा जल पीते हैं और कोक पीते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जल जो है विलायक होगा, जल क्या होगा, विलायक होगा। जल जो क्या होगा, हमारा विलायक होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हमारा विलय होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, विलय होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारा विलय होगा। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल जाती है कि जो हमारा वायु में जो गैसेस होते हैं उसमें जो 2 घटक बड़े बड़े हैं, जो हमारे क्या है, एक तो ऑक्सीजन है जो 21% है, और नाइट्रोजन है 78% है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फ्रेम सॉरी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हमारे और पॉइंट के ऊपर। अब विलन के गुण देखते हैं, विलन के गुणों को देखते हैं। आ जाइए, देखो विलन के गुणों को देखेंगे तो विलन के गुण में देखेगा कि विलन के गुण में देखो कि विलन एक समांगी मिश्रण है, सब जगह बराबर होता है। इसके जो कण का व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे कण होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक, इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, और अगर इनके उससे मतलब लाइट भी निकलती है, अगर लाइट भी निकलती है तो इनके बीच में मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, तो वहाँ से क्या लाइट आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो लाइट भी जो अगर गुजरने की कोशिश करती है तो वहाँ फैल जाती है, तो इसके बाद प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का मार्ग भी क्या यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये स्थायी होते हैं। क्या होता है, स्थायी। मतलब क्या करने, स्थायी करने का मतलब समझे, स्थायी करने का मतलब समझे आप, पहले बताओ। देखो, जल में अगर मैं नमक को घोल दूँ, नमक को घोल दूँ, तो उसके पार्टिकल्स है पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाएंगे उसमें, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाएंगे। अब पूर्ण रूप से घुल गए हैं तो क्या उसके जो पार्टिकल्स है वो उसके सतह पर आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से घुल चुके हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे विलयन की सांद्रता क्या है उसके ऊपर काम करेंगे, तो सांद्रता क्या है उसके बारे में जानेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में। तो आ जाइए जानते हैं। देखिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ये संतृप्त विलयन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि संतृप्त विलयन क्या है, कि किसी निश्चित ताप पर यदि हम विलयन में विलय पदार्थ और नहीं घुल सकता, मतलब कि उसकी संतृप्तता पूरी हो गई, मतलब मेरी भूख मतलब पूरी हो गई। अगर मुझे किसी चीज़ में भूख लगी है और मेरा पेट भर गया है तो मैं संतृप्त हो गया हूँ। क्या, पेट भर गया और उससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकता हूँ, तो उसका मतलब मैं संतृप्त हो गया हूँ, तो उसकी मांग पूर्ति हो गई है। ठीक है, ठीक है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ। एक विलयन में विलय पदार्थ की की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब कि मुझे भूख भूख ज़्यादा लगी है और मुझे खाना कम मिल रहा है, तो मुझे असंतृप्त क्या हो गया, मैं तो असंतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।
ये हम समझ चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे से डायरेक्ट मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ कि विलन की मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन में गुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रा को विलन की सांद्रता कहते हैं। विलन की क्या सांद्रता कहते हैं। अब देखो विलेय जो है या तो द्रव्यमान में घुला होगा या आयतन में घुला होगा, ठीक है, इसे जान नहीं हो सकता। अब जो विलन है, अब उसके बारे में देखो, उसको 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। विलन की सांद्रता हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है मास अपॉन मास और मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, उस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास टेक्सचर है, ये देखो, मास अपॉन द विलन, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलन का द्रव्यमान गुणा 100, उसके परसेंटेज में निकालने के लिए। तो द्रव्यमान बटे विलन आयतन में, तो आयतन में निकालने के लिए क्या करूँगा, ऊपर द्रव्यमान लिखूंगा, किस में लिखूंगा, हमारे के ग्राम में, और नीचे आयतन लिखूंगा लीटर में, और ये गुणा कर दूंगा तो परसेंटेज में निकल जाएगा। अब उसी तरीके से हमारा थर्ड है विलन में आयतन मतलब ऊपर भी विलेय जो होगा लीटर में होगा, और नीचे भी जो होगा वो भी लीटर में होगा, ठीक है, इस तरीके का ये रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उस चीज़ को हम, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विलन में 320 ग्राम विलायक है और जल में 40 ग्राम नमक डाला जाता है। तो क्या 320 ग्राम विलायक है और 40 ग्राम नमक डाला, तो विलन कितना बनेगा, विलन बनेगा हमारा 360, और विलेय कितना है 40 ग्राम, तो 40 बना बटे 360 हमारा विलन बनेगा, क्योंकि विलन क्या चीज़ों से, 2 चीज़ों मिलकर बन जाता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, गुना 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, ठीक। और ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस कर दिया, ये घटा दिया, ये कर दिया हमारा 2/18, 20/18 हो गया, गुणा 10 हो गया, ठीक है। बीस बट्टे 18 गुणा 10, इसको सॉल्व करोगे तो जितना मुझे पता है इसका आंसर आपका 11.1 समथिंग या 11.2 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखो 11.1% आ गया, ठीक है। अब निलंबन क्या है उसके बारे में जानते आओ। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो सकता है उसे निलंबन कहते हैं। विषमांगी द्रव में जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो सकता है उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। विलेय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है, निलंबन क्या घुलते नहीं है। अब मैं बजरी डाल रहा हूँ, कभी पानी में बजरी डाल दे रहा हूँ, कंकड़ डाल रहा हूँ, मिट्टी डाल दे रहा हूँ, तो वो समान रूप से घुलते नहीं है, तो इसलिए वो विषमांगी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं, ठीक है। अब निलंबन के कुछ गुण देखते हैं। गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखो निलंबन के गुणों में क्या है, ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें आंखों से देखे जा सकते हैं। इसमें अगर हम लाइट डालेंगे तो उसका मार्ग आसानी से दिख जाएगा। उसके बाद वैसी बात करें तो ये शांत छोड़ने पर ये नीचे बैठ जाएंगे। ये बात सही है कि ये नीचे बैठ जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक। निलंबन समाप्त हो पर विलन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक सकता है। अब आते हैं कोलाइडी विलन पे। कोलाइडी विलन अभी तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस टॉपिक का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। एमसीक्यू का फ्रेम इतना सारा कर सकते हैं यहाँ से कि एग्जामिनर खुद बोलेगा कि वाह यार, यहाँ से मैं बना सकता हूँ, क्योंकि वहीं से बनाता है, ठीक है। यहाँ देखो, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन जो है जैसे विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो जैसे दूध हो गया हमारा, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है।
मिश्रण है। यह कमरे के कमरे में मौजूद धूल और कार्बन डाइऑक्साइड के कणों के द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन मतलब कि रैंडमली से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में टिंडल प्रभाव क्या करते हैं देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे जितना पता है, ठीक है। छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है ना, हम टिंडल प्रभाव तो मैं आपको कमरे में भी दिखा सकता हूँ। तो कि कमरे में जाओ और थोड़ा मतलब दूर दराज का वाला कमरा होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से ऐसा करना कि किसी रोशनदान से थोड़ी सी लाइट आ रही हो। अब जैसे ही उस लाइट के पास देखोगे तो आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपको मूव करते हुए दिखेंगे। वही है हमारे कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन बहुत तगड़े फ्रेम होते हैं और इन्हीं को मैं यहाँ पे फ्रेम करने के लिए मैं यहीं से उसको मैं लेके आ जाता हूँ। आ जाइए, देखो किस तरीके का कोलाइडी सॉल्यूशन बन सकता है। देखो एक जो होता है द्रव, गैस, ठोस, गैस, गैस, द्रव, 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 ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, ठोस, 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 इस तरीके का बन सकता है, ठीक है। इनका नाम क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसको हम समझते हैं। किस तरीके का प्रकार का होता है उस तरीके हम समझते हैं। देखो द्रव एंड गैस, द्रव एंड गैस, अगर द्रव एंड गैस की बात करें तो दोनों मिलकर एरोसॉल बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एरोसॉल। क्या बनाते हैं, एरोसॉल। और ठोस और गैस मिलकर भी क्या बनाते हैं, एरोसॉल। अब एरोसॉल के एग्जाम्पल क्या है, कोहरा, बादल, ठीक है, कुहासा। और वहीं ठोस वाले के साथ क्या है, धुआं, क्या कहते हैं, स्वचालित वाहन का निथार। निथार मतलब जो गाड़ी चलती है उनके उसके वो हैं, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं हमारे पास गैस और द्रव के बीच में जो फॉर्म बनता है, गैस और द्रव के बीच में फॉर्म बनता है। जैसे फॉर्म मतलब सेविंग क्रीम हो गए वो चीज़ें। द्रव के बीच में इमल्सन बनता है। इमल्सन जो दूध हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ठोस और द्रव के बीच में। उस ठोस और द्रव के बीच में सोल बनता है। क्या बनता है, सोल। क्या बनता है, सोल। अब सोल बनता है, सोल जैसे कीचड़ हो गए, मैग्नीशियम मिल्क हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे गैस और ठोस के बारे में। गैस और ठोस मिलकर फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म जो होते हैं, फॉर्म, रबड़, स्पंज, ये चीज़ें होती है। और द्रव और ठोस मिलकर जेल बनाते हैं। जेल जो होता है, जेली, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये चीज़ें। और ठोस मिलकर ठोस सोल बनाते हैं, जो रंगीन रतन जो होते हैं, पत्थर जो, या दुतीला कांच कह सकते हैं, दुधिया कांच कह सकते हैं, वो चीज़ें होती है। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये चार्ट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट ही आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी चार्ट के ऊपर एक आईएमपी लगा देता हूँ। इसी चार्ट के ऊपर मैं आईएमपी लगा देता हूँ, जिससे ये चार्ट ही पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कोलाइड के गुण देखते हैं, उसके गुणधर्म, उनके गुणधर्म के बारे में समझते हैं और कोलाइडिक गुण के बारे में समझते हैं। देखो क्या है, कोलाइडिक गुण जो है, उसके कोलाइडिक गुणधर्म जो है वो भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक। कोलाइडिक कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उनके मार्ग को देख सकते, मतलब कि हम उसके मार्ग को क्या देख सकते हैं, उसके मार्ग को हम देख सकते हैं, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। स्थायी नहीं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी नहीं, अस्थायी। अगर तल पे बैठ गए तो क्या हो जाएगा, मतलब गुलने के हिसाब से बोल रहा, ठीक है। गुलने के हिसाब से अस्थायी होता है, ये पूर्ण रूप से गुले नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके का भी बोल देते हैं हम, ठीक। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उनको बता देता हूँ। देखो कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। क्या, परिक्षिप्त अवस्था एवं प्रक्षेपण, पीपीटी, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से बनता है, ठीक। विलय पदार्थ की तरह यह घटक या प्रक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, ये प्रक्षिप्त अवस्था
डिस्पर्शन फेज कहते हैं। क्या? डिस्पर्शन फेज कहते हैं। ठीक है, निलंबित हो रहा है प्रक्षेपित माध्यम में। अब देखो हमारे पास कोलाइडल प्रक्षेपण के माध्यम क्या है, हमारे पास ठोस द्रव गैस इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं, और किसी माध्यम से हम लोग इसका अवस्था में कोई चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। प्रक्षेपित अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया। अब देखते हैं हम किस तरीके से वर्गीकृत किया उसको समझता हूँ। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, देखो फिजिकल परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है, या फिर उसका रंग बदल जाएगा, या फिर कठोरता हो जाएगी, या फिर दीर्घता हो जाएगा, बहाव हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, या फिर द्रव्यनांक, कथनांक, ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, वो चीज़ होती है। अवस्था में परिवर्तन के यही कारण होते हैं। जो अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है। उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में समान होते हैं। ये तो रासायनिक रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। क्या है? भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इससे क्या अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। आज हम तत्वों को समझते हैं। तो तत्वों को समझने के लिए यहाँ देखो, रॉबर्ट बायल जो थे, कौन थे? रॉबर्ट बायल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे। उनने जो देखा 1661 में, और वे जो फ्रांस के क्या केमिस्टिस्ट थे, मतलब कि रसायनज्ञ थे, एंटोनी लॉरेट हवाईजे ने इतने सन में किया था, 1743 से लेकर 1794 के बीच में। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि किस तरीके का है। देखो तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। तत्वों को इन भागों में बांटा गया, लिखा है तो धातु, अधातु और हमारा उपधातु में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये टेबल है, उसके बारे में बताने से पहले अब आगे के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है उनके बारे में बताते हैं कि किस तरीके का होते हैं। देखो धातु जो होते हैं चमकीले होते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, चमकीली होती है। ठीक है, चांदी से सफ़ेद और सोने की तरह पीले रंग के ताप तब विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब सुचालक होते हैं। ये इसमें तन्य होती है। तन्यता मतलब खींचने की शक्ति होती है। ठीक है, इसको जितना हम खींचेंगे उतना तो हम खींच सकते हैं। ठीक, आघातवद्य होती है। आघातवद्य मतलब क्या है, इसको मैं पीट के एक प्लेट के समान बना सकता हूँ। ठीक है, ध्वनिपूर्ण होती है। अब जैसे हम देखते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप में द्रव में रहता है। किसमें रहता है? द्रव में रहता है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन ही उठा दिया है कि कमरे के ताप पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो द्रव पे रहता है। बेरियम और हमारा पारा हो गया। ठीक है, अधातु दिए गए उसमें निम्न में से कुछ में प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे देखो ना, अधातु क्या करते हैं? अधातु क्या काम क्या है कि जैसे जंग हो गया। ठीक है, ताप, ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। वो सुचालक थे, ये कुचालक है। ठीक, ये चमकीले होते हैं, ये ठीक है, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, आघातक नहीं होते हैं। ये चीज़ें नहीं होती हैं इनमें। क्या नहीं होती? चमकीले नहीं होता। उसके बाद उसको पीट के 50 रखवा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं।
और इसके अलावा जो होती है वो होती है उपधातु। उपधातु क्या होती है? जो धातु और धातु है ना, धातु दोनों का मिश्रण जो होता है उसे उपधातु कहते हैं ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सोडियम कार्बन हो गया, कॉक हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या होती है? सब अधातु के उदाहरण है। ये क्या है? अधातु के उदाहरण है। धातु अधातु के बीच का जो गुण होता है उसे क्या होता है? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चीज़ें उपधातु हैं। अब यहाँ पे जो कुछ डाटा दे रखा है, यहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो जितने भी तत्व मिले हैं वो 100 मिलेगा बोल रहा है। 100 से ज़्यादा अधिक मिले, ये बात सही है। 118 से ज़्यादा मिल चुके हैं अभी, 118 से ज़्यादा मिल चुके हैं। और जो 92 बोल रखे हैं वो प्राकृतिक है। जो मानव, उसके बाद जो बचे हैं वो सब मानव निर्मित है, ये भी हम मानते हैं। और अधिकतम जो है वो ठोस है, ठोस है। अधिकतम क्या है हमारे? ठोस है। 11 कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहते हैं और 2 जो है वो लिक्विड अवस्था में रहते हैं कमरे के ताप पर, जैसे ब्रोमीन हो गया और पारा हो गया, ये चीज़ें उसमें रहते हैं। गैलियम एवं सीजियम जो होते हैं तत्वों का तापमान जो है वो 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में मिलते हैं। मतलब कि ज़्यादा बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बोला, मतलब कि लिक्विड पॉइंट मानने के लिए उसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 303 केल्विन तक चाहिए, 303 केल्विन तक चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाला टेबल भी हम लोग लगा देते हैं इंपॉर्टेंट मार्क पे, ठीक है। अब आते हैं हमारे यौगिक के ऊपर। यौगिक क्या है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। कौन? तत्व, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसके बारे में तो नहीं बताएंगे, पर यहाँ से डायरेक्ट मैं उत्तर में पहुँचूंगा, आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या था। देखो, पर्याप्त गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है हमारा? हाइड्रोजन कैसे व्यवहार करता है? देखो, हाइड्रोजन क्या है? एक रंगहीन है। हाइड्रोजन क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है, ज्वलनशील है, और उसको ज्वलनशीलता दिया गया है, ठीक है। ये पहले चल गया ना। इस बार बात करते हैं हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं तो ये रंगहीन है, इसमें भी रंगहीन है। ये गंदे सड़े गड़े जैसे अंडे के से मतलब सड़े हुए अंडे के से मतलब स्मेल करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बात की गई है कि 2 पदार्थों का मिश्रण है। क्या है? 2 पदार्थों का मिश्रण है, पदार्थ लोहा एंड सल्फर, ठीक। ये इन चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आ जाओ, मिश्रण एंड यौगिक में डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो मैं MCQ में बहुत सारे बना सकता हूँ, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। आ जाइए, देखो मिश्रण यौगिक, मिश्रण एंड यौगिक के बारे में बात करते हैं। देखो, मिश्रण क्या है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु इनकी नई यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का घटक मतलब मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण अपने उपस्थित घटकों में गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक नहीं किया जा सकता, आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक जो है वो तत्व की क्रिया करने पर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ के गुण धर्म जो है पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ लगा देता हूँ अपने इम्पोर्टेंट लिख के ये वाली साइड को। यहाँ पे आ जाओ ना आप लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इनके मेन पॉइंट दे रखे हैं उनको समझते हैं। देखो, दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था। तो बताओ क्या यौगिक होगा कि हमारा यौगिक होगा कि मिश्रण होगा? बताओ। पूरी तरह से भिन्न था, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? वो यौगिक होगा, ठीक है। अब बताइए पदार्थ जो है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो यहाँ पूरा रेड मार्क लगा से आपको पूरा दिखा दिया जाएगा, पूरा कर देता हूँ। देखो, पदार्थों को हमने क्या किया? 3 भागों में बांटा था हमने, ठोस, द्रव, गैस।
फिर पदार्थों को दो हमने उनमें बांटा था, शुद्ध, एक तो शुद्ध हो गए, एक हो गया मिश्रण। अब शुद्ध जो है वो तत्व और यौगिक हो सकते हैं। अब जो तत्व जो है वो सरल पदार्थों से विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये चीज़ है। और यौगिक क्या है, जो रासायनिक एवं वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के घटकों के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं, जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी नमक आदि हो गया। वही मिश्रण में आता है समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण। समांगीय मिश्रण क्या है, जिसके घटक समान होते हैं, संघटक समान होते हैं, और विषमांगीय मतलब असमान संगठन हो देखने को मिल जाते हैं। जैसे जल में चीनी को घोल देना, जल में नमक को घोल देना, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, और जल में अल्कोहल को घोल देना। वैसे बालू और नमक को पानी में घोल देना, जैसे चीनी और नमक को चीनी तथा नमक को घोल देना आपस में। लकड़ी हो गया, रक्त हो गया, तेल जैसी चीज, तेल में जल घोल देना, ये चीज़ें क्या है, मिश्रण कहलाती है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और इससे एमसीक्यू जो है इसके आने वाले लेक्चर में हम लगाने वाले हैं, और इसके आने वाले लेक्चर में इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।